हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 3 एक्सरसाइज देख रहे हैं अपनी बुक में, और तीनों की तीनों एक्सरसाइज 3 अलग अलग फॉर्मूलेस पर बेस्ड हैं, जिसमें आपका पहला डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर जो फार्मूला है वो बेस्ड है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है, पॉइंट की प्लॉटिंग और किस किस तरीके से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है 9th क्लास तक बहुत ही क्लियरली पढ़ चुके हैं। अब जाकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है और इसका एक एडवांस लेवल आप जो है 11th क्लास में देखते हैं। लेकिन बेसिक लेवल पर अगर हम कहें कि कोऑर्डिनेट जो स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर किसी भी प्लेन में कहीं भी 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग ऐसे समझते हैं इसको कि सपोज हमारा 2 पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं हम, एक P और एक Q। सपोज हमारे को P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं। तो हमने बोला एक x1 है और एक y1 है, दूसरा हमारा x2 और y2 है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है और हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है PQ वो क्या होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हम किसी प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो डिस्टेंस होता है जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, मतलब एक तरीके से मुझे ये सेगमेंट PQ निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला अगर हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो देखिए कैसे ड्राइव हो रहा है, पहले हम वो देखते हैं। हालांकि फार्मूला याद करना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन डेरिवेशन अगर आपको पता है तो आपको आगे क्लैरिटी मिलती है। तो देखिए सबसे पहले हमको समझना ये है कि जो हमारा ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम देखें, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड जैसे जैसे हम वर्टिकल फॉर्म में बात करते हैं तो वो y की वैल्यू के लिए होता है। जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टली बात करेंगे वो x की वैल्यू के लिए होगा, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये PQ मुझे फाइंड करना है और इस PQ को फाइंड करने के लिए मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और इस PQ को मैं तब तक फाइंड नहीं कर सकता जब तक कि मुझे ये और ये पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये PQ एक तरीके से यहाँ पर हाइपोटेनस की तरह ट्रीट हो रहा है और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर और ये बेस की तरह ट्रीट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर PQ को फाइंड करना चाहता हूँ तो होपफुली पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद मैं फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें तो यहाँ इस पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इस x एक्सिस का, मैंने कहा जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे वैसे वैसे x का वैल्यू, जैसे जैसे वर्टिकली जाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये इस x2 y2 वाले कोऑर्डिनेट से हमें पता चलेगा कि हम x की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है, भाई देखो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो अगर आप इस पूरे डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x2। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, x1। भाई अगर आप देखें तो ये कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो आपने अगर इस कोऑर्डिनेट पर बात की है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x1 होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस मेरा x1 है यहाँ से यहाँ तक और ये मेरा क्या है, x2। तो अब आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आपका इधर निकल कर आएगा ये क्या होगा, x2 माइनस x1।
और इसी तरीके से अगर इस पूरे डिस्टेंस की हम बात करें वर्टिकली, इस पूरे डिस्टेंस की हम बात करें तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक हमें क्या देगा, y2, और यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो ये पूरा डिस्टेंस हमें क्या देगा, y1। भाई इस कोऑर्डिनेट के लिए यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y1, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y2। तो जो इतना पार्ट हमें यहां पर मिलता है, ये पार्ट हमें देता है y2 माइनस y1। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x2 माइनस x1, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज y2 माइनस y1। तो अगर हम इस PQ को फाइंड करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप समझेंगे यहाँ पर कि PQ का जो डिस्टेंस है यानी कि इट विल बी लाइक द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि वो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से फाइंड आउट होती है। तो आप समझिए यहाँ पर कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर क्या है, वो परपेंडिकुलर है इतना पार्ट, सपोज मैं नाम भी दे देता हूँ उसको, मान लीजिए ए है, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, QA का वैल्यू अगर डिस्टेंस की फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पर तो y2 माइनस y1 मिलता है। तो इस बेसिस पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस इस बेस की अगर आप बात करें सो दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है यहाँ पर जनरलाइज होता है कि अगर हम PQ का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले से वो फाइंड आउट हो सकता है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला देख रहे हैं तो वो हमने जनरलाइज कर लिया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये कह रहा है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, 2, -2, -3 और 2, 3, ये तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। कह रहा है कि क्या ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उस ट्रायंगल का नाम बताइए कि किस तरीके का ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो देखिए अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बनने के लिए अगर आप देखें तो एक्चुअल में ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और अगर इसको उल्टा रीड करें तो हम ऐसे रीड करते हैं कि जो किसी भी दो साइड्स का सम है वो सबसे बड़ी वाली जो तीसरी साइड है उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हमने ग्रेटेस्ट साइड को क्वालिफाई कर लिया तो फिर हमारी जो है बाकी की छोटी साइड्स तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं तो होंगे उस कोऑर्डिनेट में। तो मैं एक एक करके इन तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो मुझे जब डिस्टेंस पता लग जाएगा इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का इस डिस्टेंस फार्मूला के यूज से, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पहले और दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ, ये जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है कि सपोज मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और बच्चों को आती है सर कि x1 किसको लें और y1 किसको लें। ठीक है ना, मतलब एक तो ठीक है कि यार ये कोऑर्डिनेट है 3, 2 का, तो x1 इस वाले को लें और x2 इस वाले को लें, या x1 इस वाले को लें और x2 इस वाले को लें। तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पर x1 किसको ले रहे हैं और y1 किसको ले रहे हैं, या x2 किसको ले रहे हैं, y2 किसको ले रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपने x1 इधर से लिया है तो आपको y1 भी इधर से लेना होगा, और अगर आपने x1 इधर से लिया है तो आपको y1 भी इधर से ही लेना होगा। मतलब ये नहीं करना है कि x2, y2 कर दें, x1, y1 और x2, y2 ही रहेगा। तो आपको पेयर लेना है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए x1 और x2 आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट को रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा ये x1 और ये y1 है, या जो भी आप एज्यूम करना चाह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो इन तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस
अपन कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसने नाम भी दे दिया है इन तीनों पॉइंट्स को कि ये P है हमारा, ये Q है हमारा और ये हमारा R है। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं इन तीनों पॉइंट्स के बीच में, सपोज जैसे हम PQ फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए PQ अगर आप फाइंड कर रहे हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से, तो हमारा P क्या है ये और हमारा Q क्या है ये। तो इसने बोला सपोज ये x1 y1 है या ये x2 y2 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको क्या देने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, देखिए 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये हो गया 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई। सर एक चीज़ समझनी है कि अगर आपने इसको x1 और इसको y1 लिया है तो ये हमारा x2 और ये हमारा y2 होता है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 3 माइनस 2 का स्क्वायर करूं या -2 -3 का स्क्वायर करूं, बात वही है क्योंकि स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए आपने अगर इसको x1 y1 लिया है तो आप इसको x2 y2 ले रहे हैं। अगर आपने इसको x2 y2 लिया होता तो आप x1 y1 इसको लेते, लेकिन x1 के साथ y1 ही रहेगा और x2 के साथ y2 ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा बस। तो यहाँ पर हमने कहा कि सपोज हमने 3 और इस -2 को रिलेट किया तो हमारा यहाँ पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दिक्कत ये भी है कि बच्चे कहते हैं सर ये तो आपने पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखा है। तो भाई अगर आप इसको पहले ले आओगे और इसको बाद में ले आओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ पर इसको फाइंड किया तो देखिए क्या मिलता है, हमें मिलेगा ये आपको दे देगा 525 प्लस 25, यानी कि सॉल्व करने पर ये हमें मिलता है √50 और √50 का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलता है 7.07, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरीके से उसने जो है यहाँ पर QR भी फाइंड किया है। तो देखिए QR को अगर आप रिलेट करते हैं -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो इस बेसिस पर ये तो 0 हो जाता है और देखिए ये क्या मिलेगा, ये भी 0 हो गया, सॉरी -4 -6, तो इस बेसिस पर हमें मिलता है 16 प्लस 36, यानी कि √52 और √52 का एक अप्रॉक्स वैल्यू हमें मिलता है 7.21। ये भी अप्रॉक्स है, ये भी अप्रॉक्स है। फर्दर हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपना PR और देखिए PR को भी जब हम पुट करेंगे तो इसको और इसको रिलेट कर रहे हैं हम, तो 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर, तो इस बेसिस पर 1 प्लस 1, ठीक, क्या मिला √2 और √2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.414। ये भी अप्रॉक्स है बिकॉज इरेशनल वैल्यू है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 7.07, 7.21 और 1.14 को लेकर क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर हम काम करें कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यहाँ पर कंपैरिजन के बेसिस पर आप देखें तो 7.07 और ये 1.41, अब अगर ये चलता भी जाता है तो ये 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो 7.21 को तो क्रॉस कर ही जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि एक ट्रायंगल तो बन ही रहा है, लेकिन बात ये है अगर आपने ध्यान से देखा है इसको, तो ऐसे केस में √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
√52 का होल स्क्वायर बन रहा है। कहने का मतलब ये कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर जैसी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर काम कर रही है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का नाम भी हमें पता चल गया और ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं वो तो हमने यहाँ पर कंपेयर कर ही लिया है, तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब करना नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। फर्दर हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमसे पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर है। तो डेफिनेट सी बात है कि स्क्वायर का पता कैसे चलेगा। अगर किसी ट्रायंगल में चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर के साथ रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स इक्वल हैं या फिर स्क्वायर का कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी चारों साइड इक्वल हैं उसमें 90 डिग्री एंगल हमें दिख जाते हैं तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। बिकॉज रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और रोम्बस के एंगल जो है वो 90 नहीं होते इन जनरल। हालांकि जो स्क्वायर है वो भी एक तरीके का रोम्बस ही है। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो ये पूछ रहा है स्क्वायर है या नहीं। तो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। 4 कोऑर्डिनेट्स अपन नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4। तो चलिए नाम भी दे देते हैं वैसे ABCD। तो हमने नाम दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि हम ये चेक करें कि क्या चारों साइड्स इक्वल हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ चारों साइड्स के बीच की बात करें, देखिए एक और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि कभी भी हमें जब क्वाड्रिलेटरल या ये ट्रायंगल इस तरीके से निकालना होता है, स्पेशली क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, तो आपकी एक्सरसाइज और आपके क्वेश्चंस के पैटर्न के बेसिस पे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हमेशा आप जो है इसी सीक्वेंस में जो है साइड्स पहले निकालने की कोशिश करें। बाद में हम दूसरे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वो बात अलग होगी, लेकिन ट्राई ये करेंगे कि पहले हम AB निकालें, फिर हम BC निकालें, फिर हम CD निकालें और फिर हम DA निकालें। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हम देख रहे हैं तो जिस ऑर्डर में मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसी ऑर्डर में जो है साइड्स बननी स्टार्ट होंगी। बिकॉज AB, BC, CD और DA। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इसी पर रहनी चाहिए। बिकॉज 99% क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैटर्न पे सेट होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप पहले AB निकालेंगे। तो देखिए AB क्या निकलेगा। AB आपको मिलेगा √1 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है 3 का स्क्वायर 9 और ये आपको मिलता है 5 का स्क्वायर 25। क्या बन गया 36। √36 यानी कि आप इसको लिख सकते हैं नॉट 36, 34। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे √34। देखेंगे कि दूसरा वाला भी √34 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए BC फाइंड करते हैं। BC हमें मिलता है 4 - -1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा 25 और ये बन गया हमारा 9। फिर से √34 यानी कि 2 साइड्स तो अभी तक इक्वल आ रही हैं। तो तीसरी साइड को भी चेक करते हैं। अगर आप CD की बात करेंगे तो देखिए CD उसी डिस्टेंस फार्मूला से -1 -4 का स्क्वायर -1 -4 का स्क्वायर। प्लस माइनस के साइंस का बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना है, अदरवाइज पूरी कहानी ख़राब हो जाएगी। फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पर -1 -4 का स्क्वायर
क्या मिलेगा, -1 -4 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 9 मिलता है। यहां पर देखिए -1 -4 का स्क्वायर यानी कि 25 मिलता है। क्या बना, फिर से √34। फर्दर अगर हम देखें तो हमारा DA क्या कहता है, DA के बेसिस पर -4 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -7 का स्क्वायर, तो ये भी होपफुली हमें 25 + 9 = √34 देखा जाए। देखिए चारों साइड्स हमारी जो है यहाँ पर इक्वल हो जाती हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा रोम्बस भी हो सकता है। तो ऐसे केस में अब हमें जो है क्या चेक करना होगा, तो हमें ये समझना है कि रोम्बस जो है वो स्क्वायर से किस तरीके से अलग होता है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया कि रोम्बस के केस में नॉर्मली आपके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं, और जो आपके डायगनल्स हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं। सो बेटर है कि मैं डायगनल्स को चेक कर लूँ। तो देखिए डायगनल्स की अगर आप बात करें तो डायगनल बनेगा आपका AC के कॉम्बिनेशन से और BD के कॉम्बिनेशन से। तो आपका AC यहाँ पर क्या बनेगा, तो देखिए AC में लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला 1 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर। तो यहां पर ये आता है 4 + 64 यानी कि √68। और फर्दर हमारा दूसरा डायगोनल क्या है, देखिए BD पे अगर हम वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें मिलता है 4 -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 का स्क्वायर। तो होपफुली यहाँ पर ये भी हमें 64 + 4 = √68 देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे स्क्वायर को ये क्वालिफाई करता है। द रीज़न इज कि आपकी चारों साइड्स तो इक्वल आ ही रही हैं, साथ ही साथ जो आपका डायगोनल है वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो डेफिनेट सी बात है कि स्क्वायर नहीं भी है तो एटलीस्ट रोम्बस तो क्वालिफाई कर गया कि चारों साइड्स इक्वल हैं। लेकिन रोम्बस के केस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ अगर डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि ये रोम्बस नहीं, ये स्क्वायर हो जाएगा। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते तो हम कहते हैं ये रोम्बस है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर डायगोनल इक्वल ना हो तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, आप ये बताइए। तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है। एक बात और समझनी है इसकी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन से। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो डायगोनल हमने एक डायगोनल जो हमने निकाला था, सपोज जैसे हमने ये AC निकाला था, तो हमारा AB कितना आया था √34, हमारा BC कितना आया था √34 और हमारा AC कितना आया था √68। तो अगर आप √34 का स्क्वायर प्लस √34 का स्क्वायर = √68 के स्क्वायर में लगाकर देखें तो होपफुली कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है, बिकॉज P² + B² = H² की फॉर्म में आ रहा है। कहने का मतलब ये कि एक एंगल जो यहाँ पर बन रहा होगा D पर वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर किसी रोम्बस का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, बिकॉज रोम्बस तो क्वालिफाई कर ही चुका है, तो किसी भी रोम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसके बाकी के सारे एंगल भी 90 डिग्री ही होंगे, बिकॉज रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर आपका ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री वाले केस से ये भी 90 हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर क्वालिफाई कर जाएगा। तो बड़ी सीधी सी कहानी है यहाँ पर। लेट्स मूव ऑन टू दी एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा कुछ क्वेश्चन इस साल आया भी है बेसिक के फॉर्मेट में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।